मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है केपी का नक्षत्र सिद्धांत, एक नियम से हर भविष्यवाणी सटीक। केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र सीक्रेट। केवल मैंने केपी लग्न चार्ट और कस्प चार्ट दिया। मित्रों, क्या आप जानना चाहते हो कि केपी का नक्षत्र सिद्धांत क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हो कि केवल एक नियम से आपके हर भविष्यवाणी, हर प्रेडिक्शन सटीक हो जाए? क्या आप जानते हो कि वो कौन सा नियम है? क्या आप ये जानते हो कि परंपरागत ज्योतिष जो है उसमें नक्षत्र का क्या सिद्धांत था? अगर नहीं जानते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, और अगर कुछ जानते हो तब भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज नक्षत्र के सिद्धांत के रहस्य से ऐसा पर्दा उठाऊंगा कि आज तक किसी ने आपको बताया नहीं हो। और वीडियो के साथ मेरा आग्रह है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिकतम मित्रों को शेयर करिए। अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए। आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जो ज्योतिष आप पढ़े हो, परंपरागत ज्योतिष, जिसको मैंने 28 साल तक पढ़ा है, और इस केपी ज्योतिष को भी मैंने 2011 से पढ़ा है, लगभग 15 साल तो हो ही गया। तो इस तरह से मेरा तो लंबा अनुभव है हर प्रकार की ज्योतिष। लेकिन जो प्रचलित और परंपरागत ज्योतिष है, आपने कहीं सुना है कि नक्षत्र का सिद्धांत क्या है? नहीं सुना। हाँ, नक्षत्रों का प्रयोग पहले होता था, उनका महत्व था। ये अपने आप में केपी ज्योतिष कहीं से आई नहीं है, वहीं से खोज करके, सर्च करके, शोध करके गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने निकाला है। नक्षत्रों का प्रयोग केवल 2 जगह होता था। एक तो बच्चे का नामकरण जब होता था तो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन सी राशि। दूसरा, जब वर कन्या की शादी होती थी तो ग्रह मेलापक, गुण मेलापक होता था। और मुहूर्त, विवाह कब होगा, घर कब बनेगा, गाड़ी कब, ये मुहूर्त देखने का काम केवल होना। लेकिन कुंडली फलादेश करके भविष्यवाणी करने का काम नक्षत्र पर नहीं था, केवल ग्रहों पर था। ग्रह ऊंच बैठा है, नीच बैठा है, कहाँ बैठा, क्या है, त्रिकोण है, केंद्र है। मित्रों, कृष्णमूर्ति जी ने उसमें गहन अध्ययन और शोध किया और एक ऐसा सूत्र आपको दिया, एक ऐसा सिद्धांत दिया जिस पर पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी आधारित है। नक्षत्र का सिद्धांत उनका एकमात्र कहना है, और उस सिद्धांत की महत्ता है कि ग्रह स्वयं फल नहीं देता, उसका नक्षत्र फल देता है। बार बार ये कहा गया है, कई वीडियो में हमने बताया है कि ग्रह के नक्षत्र का बल फल सबल होता है। ग्रह अपने स्वयं जहाँ भी बैठा हो, ग्रह यहाँ बैठा मान लीजिए चौथे में, उसकी राशि 5वें में है, तो 4 और 5 तो बता रहा है, लेकिन ये फल नहीं है, ये फल का वातावरण है, संकेत है। मतलब जो भी फल वो देगा, चौथे और 5वें भाव से जो बातें देखी जाती है उसी के माध्यम। लेकिन ग्रह फल कौन सा देगा? जो उसका नक्षत्र बताएगा। तो नक्षत्र फल ही मेन है।
अब प्रेडिक्शन में हम और भी बताते हैं, अभी हमने पहले वीडियो दिया था सब लॉर्ड या उपनक्षत्र स्वामी। तो ग्रह का नक्षत्र और ग्रह का उपनक्षत्र, उपनक्षत्र को हमने फल देने वाला नहीं बल्कि फल का निर्णय करने वाला बताया था, निर्णायक, जज। लेकिन वह उपनक्षत्र स्वामी भी जिस नक्षत्र में बैठा होगा सबल फल उसी का मिले। मतलब उपनक्षत्र स्वामी जो है वो भी नक्षत्र के द्वारा फल देगा। अब इसका आशय आप समझ गए। मान लीजिए कोई ग्रह ABCD सूर्य मंगल चंद्रमा शुक्र कोई है, हम सूर्य को ही लेते हैं। सूर्य जो है इसी चौथे भाव में बैठा है या कहीं बैठा है। जिस भाव में बैठेगा या जिस भाव में उसकी राशि होगी, फल तो माध्यम वही बनेगा, लेकिन फल क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, किस घटना से संबंधित होगा। आप सभी जानते हो कि जीवन घटनाओं का अंबार है, घटनाओं का एक चेन है। तो नक्षत्र ही बताएगा कि कौन सी घटना होगी। अब घटना में धन हो सकता है, नौकरी हो सकती है, विवाह हो सकता है, संतान हो सकता है, व्यापार हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, विदेश गमन हो, अन्य अन्य। आते हैं हम धन संबंधी में। धन में भाव समूहों पर चर्चा अगली वीडियो में फिर करूंगा। हमने बताया था KP में भाव नहीं भाव समूह का फल मिलता, अर्थात धन के लिए 2 6 11 है, 2 6 10 11। अगर यही सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में मान लिया और चंद्रमा में 2 6 10 11 भाव आए हैं, अर्थात सूर्य किसी भाव में बैठा है। सूर्य मान लो वृष राशि में बैठा है, तो वृष में चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो वृष में बैठा है अगर, तो 2 और 5 सूर्य में आ गया, 2 5 आ गया। लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में होने से चंद्रमा अगर 2 6 10 11 बता रहा है, तो धन स्थान के लिए 2 6 10 11 बड़े अच्छे भाव। 2 6 10 11 में से 1 2 भाव बता रहा, 3 बता रहा है या सभी बता रहा है, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। और चंद्रमा अगर धन के निगेटिव भावों को बता रहा है, अर्थात 5 8 12, 5 8 12, 2 का व्यय 1, 10 का व्यय 9, इन भावों को बता रहा है, तो धन की स्थिति खराब होगी। कब? सूर्य की महादशा में, सूर्य के अंतर प्रत्यंतर में। जब भी सूर्य का प्रभाव आएगा महादशा के माध्यम से, तो धन की स्थिति उस समय जब 5 8 12 और 1 9 बताएगा तो खराब हो। और जब सूर्य अपने नक्षत्र के माध्यम से 2 6 10 11 बताएगा, अर्थात 2 6 10 11, तो उस पीरियड में धन की स्थिति अच्छी होगी। ये तो मैं सूर्य पर बता रहा हूँ, कोई ग्रह नक्षत्र के माध्यम। और यही सूर्य चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, लेकिन चंद्रमा अगर 5 8 12 1 और 9, तो धन की स्थिति खराब होगी, अर्थात गरीबी आएगी। अब यहाँ आप ये कहोगे कि गुरुजी आपने सम्राट को निर्णय करने के लिए बताया कैसे? तो सम्राट भी कोई ग्रह होगा, मान लीजिए बुध है, और वहाँ ये देखना जरूरी होगा कि बुध किस नक्षत्र में है। बुध भी मान लीजिए चंद्रमा के नक्षत्र में, तो धीम्यास्त। लेकिन बुध के नक्षत्र में भी 2 6 10 11 में से कोई भाव आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो सूर्य निश्चित रूप से फल देगा। और अगर उपनक्षत्र के नक्षत्र में 2 6 10 11 भाव नहीं आए हैं, लेकिन नक्षत्र में आए हैं, तो सूर्य तो अपनी दशा में फल देगा। चूंकि सम्राट उसका निर्णय नहीं कर पा रहा है,
ये नाते अपने अंतर और प्रत्यंतर में नहीं देगा। लेकिन जो ही दूसरे ग्रह का अंतर और प्रत्यंतर आया, मान लीजिए मंगल का आ गया अंतर प्रत्यंतर, और मंगल में नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से 2, 6, 10, 11 भाव आए हैं, तो उस समय धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो सूर्य की दशा जो 6 साल रहेगी, इसमें सभी ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर आएगा, किसी न किसी में नक्षत्र के द्वारा 2, 6, 10, 11 भाव आए रहेंगे और उपनक्षत्र भी सपोर्ट करता है। उस समय में धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन अगर सूर्य में ही 5, 8, 12, 1, 9 आ गए हैं विरोधी भाव, तो कोई भी अंतर दशा आवे, कोई प्रत्यंतर आवे, भले धन के भाव को बता रही है, लेकिन वो धन की स्थिति नहीं सुधार, इस नाते कि सूर्य के नक्षत्र में गरीबी का भाव है, धन का भाव नहीं। इसलिए किसी भी ग्रह का, तो सूर्य की बात कर रहा हूँ, वो शनि भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, केतु भी, उसके नक्षत्र में अच्छे भाव हैं तो उन अच्छे भाव समूहों का फल मिलेगा। तो नौकरी की बात हुई। ऐसे ही भाव 10, 6, 2, 11 आए हों नक्षत्र के माध्यम से तो नौकरी मिल सकती है। ऐसे ही भाव आए हों 6, 10, 2, 11 तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो जाओगे। ऐसे भी भाव आए हैं तो आप चुनाव में जीत जाओगे। ऐसे भी भाव आए हैं, ऐसे ही भाव आए हैं तो कोर्ट केस में विजय हो जाएगी। तो इस तरह से मित्रों 2, 6, 10, 11 भाव से कई घटनाएं देखी जाती हैं। पदोन्नत भी देखा जाता है। 10, 6, 2, 11 है तो जिस ग्रह में आया हो उस ग्रह की महादशा में, अगर महादशा स्वामी में के नक्षत्र में आया, उपनक्षत्र नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो अन्य ग्रहों के प्रत्यंतर में शुभ फल मिलेगा। जो पात्र होंगे उसके उपयुक्त होंगे। लेकिन अगर महादशा में ही नक्षत्र में फल नहीं आया, गरीबी भाव आ गए, या अन्य विषय जो कहा उन घटनाओं के विरोधी भाव आ गए, तो विपरीत फल ही मिलेगा, अनुकूल फल नहीं मिल सकता। तो मित्रों ये नक्षत्र का बल है, ये नक्षत्र का सिद्धांत है। अब चाहे वो, ये तो हमने 2, 6, 10, 11 नौकरी के लिए कहा। विवाह की बात है 7, 2, 11 पकड़ लीजिए। संतान की बात है 5, 2, 11 पकड़ लीजिए। इस तरह से जीवन की अन्य घटनाएं जो भी हैं उनके भाव समूहों को जानिए और देखिए ग्रह के नक्षत्र में आया ही नहीं। अगर नक्षत्र में वो भाव समूह सभी आए, 1, 2 आए हैं तो वो फल मिलेगा। मान लीजिए मिश्रित भाव आ गए नक्षत्र में, 2, 6, 10 भी आ गया, 5, 8 भी आ गया, तो 2, 6 दिखा रहा, 5, 8 अमीरी गरीबी दोनों दिखा रहा है। तब वह निर्णय करेगा उपनक्षत्र स्वामी वो क्या देगा फल, गरीबी देगा कि अमीरी। अगर उसमें गरीबी वाले भाव आए गरीबी देगा, और उपनक्षत्र के नक्षत्र में 2, 6, 10, 11 में से भाव आ गए हैं तो अमीरी दे देगा। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके नक्षत्र का केवल सिग्निफिकेटर आप देख लीजिए। नक्षत्र का मतलब नक्षत्र के स्वामी का। तो जिन भाव समूहों को वो बता रहा है वो भाव समूह फलित होंगे। और थोड़ा सा सबलाड से निर्णय ले लीजिए, प्रॉमिस ले लीजिए। नियम और सूत्र है, अर्थात सबलाड के भी स्टार लार्ड को देखिए और ग्रह के भी स्टार लार्ड को देखिए, दोनों का तालमेल बैठाइए और कंक्लूजन निकाल लीजिए। रिजल्ट एकदम परफेक्ट होता है और 100% सही होगा। 100% आपकी भविष्यवाणी सही होगी। मित्रों मैं तो बहुत से लोगों को बताता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है कि 100% भविष्यवाणियाँ सही हो। और जहाँ भविष्यवाणी सही नहीं होती, गलत होती है, तो वहाँ ज्योतिष के इस नियम को दोष मैं नहीं देता, बल्कि वहाँ संशय इस बात में होता है कि कहीं आपका बर्थ टाइम तो गलत नहीं है। ये ना से आपसे आग्रह है कि अगर किसी अनुभवी और कुशल ज्योतिषी बता रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, केपी के आलोक में, और
मैच नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो दूसरा, ज्योतिषी कह रहा दूसरा, आप कह रहे हो अच्छा, ज्योतिषी कह रहा खराब, आप कह रहे हो खराब, ज्योतिषी कह रहा अच्छा। तो वहाँ नियम का दोष नहीं है, न ज्योतिष का दोष है, न ज्योतिषी का, आपके बर्थ टाइम का दोष है, क्योंकि 1-2 मिनट में ही नक्षत्र उपनक्षत्र और उप नक्षत्र सब बदल भी सकते हैं। तो मित्रों, दूसरा विषय नहीं है, केवल एक नियम, एकमात्र ऐसा नियम है कि केवल नक्षत्र के सबल फल द्वारा आप कुंडली का फलादेश कर सकते हैं, बशर्ते के उपनक्षत्र के नक्षत्र को भी देखिए। तो नियम यही हुआ, नक्षत्र। कृष्णमूर्ति जी का पूरी ज्योतिष ही नक्षत्र आधारित है, मतलब नक्षत्र बल प्रमुख होता है। वीडियो लंबी न हो, ये नाते आज का शीर्षक यहीं बंद करता हूँ। पुनः मिलूंगा 3 दिन बाद नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।